नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया ट्रिकी एमसीक्यू वीडियो में लेके आया हूँ। मैं ट्रिकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में इनमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन की अपने आप में इंपॉर्टेंस ही है। तो वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पुशिंग फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम डिटरमाइन ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड। है ना, ब्लड वेसल में से ब्लड मतलब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर से ब्लड जो फ्लूइड है उसको पुश करना बाहर की तरफ, कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके वो बाहर जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पुश करना फ्लूइड को आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम से फ्लूइड को बाहर की तरफ पुश करना। तो ये बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड की वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा डाला गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। और जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वेसल में से फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ पुश आउट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रेशर जो होता है ये कम हो जाता है और उसकी वजह से एडिमा डेवलप होता है। तो ये प्रोटीन के ऊपर, इसको बनाए रखने का काम प्रोटीन का, और ये फ्लूइड को बाइंड करके रखता है। डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, और ये बेसिकली गैसेस से संबंधित बात होती है। तो डिफ्यूजन वो है, और वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो ब्लड वेसल की वॉल से संबंधित बात होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्लूइड का पुश हो जाना ब्लड वेसल के अंदर से बाहर की तरफ, ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट होता है कैपिलरी वॉल के अक्रॉसली, तो इसको ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर कहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट है क्लेब्स लॉफलर बैसिलस इज द नेम। क्लेब्स लॉफलर बैसिलस कौन से बैक्टीरिया का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्टोकोकाई, साल्मोनेला टाइफी, कोरिनीबैक्टीरियम डिफ्थीरी और मेनिंजोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई और मेनिंजोकोकाई दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए, और ये कोकाई बैक्टीरिया है, तो ये तो हो नहीं सकते, इनका कोई अनोदर नाम नहीं है। अब पीछे दो बचे, साल्मोनेला टाइफी और कोरिनीबैक्टीरियम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने सही पहचाना। इस कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनीबैक्टीरियम भी बोलते हैं इसको, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्लब शेप का होता है ना, बेसिकली इसका शेप जो होता है वो क्लब शेप का होता है, क्लब शेप का बैक्टीरिया होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है शेप इसका जो है रोड शेप भी कहते हैं या क्लब शेप कहते हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर कैपेसिटी जो होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी होती है। और ये लॉफलर सीरम स्लॉप मीडिया के अंदर इसका जो ग्रोथ होता है, इसलिए इसको क्लेप्स लॉफलर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का दूसरा नाम है क्लेप्स लॉफलर बैक्टीरिया बैसिलस। एक ऑप्शन यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है ना, सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, इट्स ग्राम नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। टाइफाइड फीवर इसका, इसकी वजह से होने वाला डिजीज होता है टाइफाइड फीवर, जिसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं हम। और सेप्टिसीमिया करता है ये, गैस्ट्रोएंटाइटिस और फूड पॉइजनिंग भी करता है। और इस बैक्टीरिया में जब टाइफाइड फीवर होता है तो टाइफाइड फीवर में मरीज जो होता है उसको स्टेप लेडर पायरेक्सिया देखने को मिलता है ना। जो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड है ना, टाइफाइड, उसकी एक खास बात होती है, उसमें फीवर जो होता है वो स्टेप लेडर होता है, ये बहुत उसकी बेसिक क्लासिकल फीचर होता है, स्टेप लेडर, है ना, जैसे सांप और सीढ़ी वाला जो प्रोसेस है उस तरीके का पायरेक्सिया रहता है। और ल्यूकोपिनिया देखने को मिलता है, स्किन के ऊपर रैसेज बनते हैं जिसको रोज स्पॉट के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो रोज स्पॉट, स्टेप लेडर फीवर, सब टाइफाइड के बारे में। साल्मोनेला टाइफी जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया अकर व्हेन द वीनस ब्लड ग्लूकोज एक्सीड। यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंसी को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और जब वैन के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितने से ज्यादा होगा तब ग्लाइकोसूरिया होगा। ऑप्शन है 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170 और 170 टू 180। कितने से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब वैन में, वीनस ब्लड में हो जाता है, उसको ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में जब 160 टू 170, इट्स मोर देन 160 और 170, तब हम उसको ग्लाइकोसूरिया डिनोट करते हैं, है ना। तो सी इज द करेक्ट वन। 160 टू 170 से ज्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है
जो है वीनस ब्लड के अंदर, तो उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। स्लाइटली डिफरेंस होता है वीनस और आर्टरी ब्लड का, तो यहाँ पे 162 170 इज द करेक्ट वन। जैगरी इज रिच इन, जैगरी जिसको गुड़ बोलते हैं, उस किसका रिच सोर्स है? कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी। बहुत ही अच्छे, इसको बिल्कुल आपने सही पहचाना, इट्स आयरन। आयरन का रिचेस्ट सोर्स होता है जैगरी गुड़, आयरन का रिच सोर्स। एंडेमिक फ्लोरोसिस, एंडेमिक फ्लोरोसिस अकर व्हेन द फ्लोरीन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में फ्लोरीन कितने से ज्यादा प्रेजेंट होने पे उसको एंडेमिक फ्लोरोसिस कहेंगे। 1 to 3, 3 to 5 mg, 5 to 7 mg और 7 to 9 mg। एंडेमिक फ्लोरोसिस व्हेन इट इज मोर देन 3 to 5 mg, वाटर के अंदर जब 3 से 5 mg पर लीटर पे जो फ्लोरोसिस की प्रेजेंसी होती है, फ्लोरोन की प्रेजेंसी होती है, उसको एंडेमिक फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो बी इज द करेक्ट वन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टिपिकल फीचर ऑफ क्वासियोरकोर, कौन सा क्वासियोरकोर का टिपिकल फीचर नहीं होता है? कौन सा क्वासियोरकोर का टिपिकल फीचर नहीं है? मसल वेस्टिंग, सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, मून फेस और यूजुअली गुड एपेटाइट। कौन सा क्वासियोरकोर का टिपिकल फीचर नहीं है? नॉट ए टिपिकल फीचर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मसल वेस्टिंग क्वासियोरकोर का टिपिकल फीचर होता है, सीवियर सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो जाता है, और एपेटाइट जो होती है वो अच्छी होती है ना, यूजुअली गुड एपेटाइट। ये क्वासियोरकोर के टिपिकल फीचर देखने को मिलते हैं। क्वासियोरकोर जो होता है उसके टिपिकल फीचर के अंदर पे मसल वेस्टिंग होगा, ये बात सही है। सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ये बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वासियोरकोर में, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस होगा। लेकिन गुड एपेटाइट ये साइन क्वासियोरकोर का नहीं होता। मून फेस एडिमा के कारण फेस जो होता है वो मून शेप का हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन के कारण ऐसा होता है, एडिमा के कारण होता है। तो ए बी और सी तो इसके फीचर है, लेकिन गुड एपेटाइट जो होती है वो मेरास्मस में तो होती है पर क्वासियोरकोर में नहीं होती है ना। तो क्वासियोरकोर में लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वासियोरकोर का फीचर नहीं है कि उसमें एपेटाइट गुड होती है, बच्चा जो है उसमें एपेटाइट गुड नहीं होती। Which among the following data will give more accurate information regarding an end stage renal disease client's fluid status? एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर फ्लूइड स्टेटस के बारे में बताने वाला सबसे मोर एक्यूरेट डाटा कौन सा होता है? डेली वेट चेकिंग ऑफ द क्लाइंट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल और बोवल मूवमेंट। जब भी आपको फ्लूइड स्टेटस का मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का पूछा जाता है, जब भी एग्जाम के अंदर फ्लूइड स्टेटस का सबसे मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा डेली वेट बताता है ना। वेट सबसे अच्छा डाटा होता है फ्लूइड स्टेटस के बारे में बताने वाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल कुछ लोगों ने सही पहचाना, ए होगा। हालांकि कई जगह इनपुट आउटपुट भी आपको मिलेगा, लेकिन ये मोर एक्यूरेट नहीं है। इनटेक आउटपुट जो होता है वो मोर एक्यूरेट नहीं है। फ्लूइड का जो है रिटेंशन हमें सबसे एक्यूरेटली वेट बताएगा, डेली वेट चेक करना। इनटेक आउटपुट से जरूर फ्लूइड स्टेटस का पता चलता है, कितना इनटेक है कितना आउटपुट है, लेकिन इनसेंसिबल लॉस भी होता है। इसलिए वजन सबसे अच्छा एक्यूरेट डाटा माना जाता है वो मरीज जिनमें आपको फ्लूइड स्टेटस का पता करना है और मोर एक्यूरेटली पता करना है, तो डेली वेट चेक करो। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज, रेट और डेप्थ दोनों में ग्रेजुअली इंक्रीज होना क्या कहलाता है? हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, कॉस्मोस रेस्पिरेशन और चैन स्टॉक रेस्पिरेशन। कंटिन्यूसली ग्रेजुअली रेट और डेप्थ में इंक्रीज होना कॉस्मोस रेस्पिरेशन का सबसे क्लासिकल फीचर है। चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर एपनिया प्लस हाइपरपनिया होता है ना। दो एपिसोड रहते हैं, एपनिया एंड हाइपरपनिया। अगर एपनिया और हाइपरपनिया के एपिसोड होते हैं तो उसको तो हम चैन स्टॉक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज होना रेट और डेप्थ में रेस्पिरेशन में उसको कॉस्मोस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज कॉस्मोस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है क्लीनिंग द बेड सोर हैज टू बी डन फ्रॉम, बेड सोर का क्लीनिंग किस तरीके से किया जाता है? इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, वुंड पार्ट नियर टू द केयर गिवर फर्स्ट, ऑल सरफेस एट ए टाइम। तो बेड सोर की जो क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग जो बेड सोर की रहती है जिसमें लेस कंटामिनेटेड एरिया आउटर साइड है और मोर जो है वो इनर साइड है। तो लेस मतलब हमेशा जो है लेस टू मोर होता है, मतलब जो लेस कंटामिनेटेड है वहां से आप मोर कंटामिनेटेड की तरफ क्लीनिंग करते हैं। तो आउटर वाला एरिया लेस कंटामिनेटेड है तो आउटर टू इनर ये क्लीनिंग रहेगा जब भी हम बेड सोर का क्लीनिंग करते हैं, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट वन, आउटर टू इनर, लेस टू मोर।
द इंसिजन साइट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी आर, ट्रेकियोस्टोमी की इंसिजन साइट कहाँ करते हैं, कौन सी ट्रेकियल रिंग पे? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कौन सी साइट पे करते हैं, इंसिजन कहाँ लगाते हैं, कौन सी ट्रेकियल रिंग पे? ट्रेकियोस्टोमी में। बहुत बढ़िया, इट्स सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, बी इज द करेक्ट वन। सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग पे इंसिजन लगाया जाता है जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। Next, a nurse is caring for a 9-year-old child who underwent to tonsillectomy. Which of the following observation by the nurse is to most concerned? सबसे concerned observation क्या रहेगा? If a child underwent for tonsillectomy and the age of child is 9 year, 9-year child undergone for tonsillectomy, क्या observation जो है वो आपको important concern issue रहेगा? First, 30 ml of dark brown secretions. Second, heart rate of 90 beats per minute. Infrequent swallowing एंड एक्सपेक्टोरेटिंग ब्राइट रेड सिक्रीशंस, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? 30 ml डार्क ब्राउन अगर सिक्रीशंस वहां पे है, ये नॉर्मल है, ये कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये जो भी कंटेंट है जो स्वेलो किया है उसकी वजह से ये। हार्ट रेट 90 होना ये नॉर्मल है, 9 ईयर के बच्चे का 90 हार्ट रेट नॉर्मल माना जाता है, इट्स नॉट टैकीकार्डिया। इनफ्रीक्वेंट स्वेलोइंग मतलब स्वेलोइंग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं है, इनफ्रीक्वेंट है, बार बार नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी कोई कंसर्न इश्यू नहीं है। तो ए, बी और सी ऑब्जर्वेशन तीनों ही जो है वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कंसर्न इश्यू के अंदर काउंट नहीं होंगे। लेकिन डी, एक्सपेक्टोरेटिंग ब्राइट रेड सिक्रेशन, अगर जब खांसी कर रहा है और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर ब्राइट रेड सिक्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है, ये फ्रेश ब्लड है, तो वहां पे ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। तो डी यहाँ पे आंसर बनेगा, ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाय, कौन डिलीवर करेगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन? नेजल कैथेटर, नेजल कैन्यूला, पार्शियल नॉन रीब्रीदर और सिंपल ऑटो मास्क। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर की जाएगी पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर। इन चार ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन डिलीवर करेगा नॉन रीब्रीदर, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट्स पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क, है ना? स्लाइटली मैं थोड़ा आंसर जल्दी पुट डाउन कर रहा हूँ, आप लोगों को मेजर आइडिया हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए इसलिए। नेगरी बॉडीज वर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशन? नेगरी बॉडी, मीजल्स, रेबीज, रूबेला, पर्टुसिस। नेगरी बॉडीज, बहुत अच्छे, रेबीज। नेगरी बॉडीज इसके अंदर, नेगरी बॉडीज इज द क्लासिकल एंड कार्डिनल साइन ऑफ रेबीज। मीजल्स जो होता है उसमें कॉप्लिक स्पॉट पाया जाता है, यू ऑल नो, कॉप्लिक स्पॉट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो कॉप्लिक स्पॉट पाया जाता है मीजल्स के अंदर। और नेगरी बॉडीज किस में पाई जाती है? रेबीज में। हाइड्रोफोबिया, वाटर से फियर, ये भी रेबीज का दूसरा नाम है। पर्टुसिस, वूपिंग कॉफ बोलते हैं, 100 डेज कॉफ भी बोलते हैं, 100 डेज कॉफ, वूपिंग कॉफ, पर्टुसिस। Next, which of the following is a widely used classical conditioning method for treating nocturnal aneurysm? Nocturnal aneurysm को ट्रीट करने का क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड क्या होता है जो वाइडली यूज किया जाता है? ऑप्शन है बेल एंड विसल टेक्निक, बेल एंड बैटरी टेक्निक, अलार्म सिस्टम टेक्निक और बेल बुक एंड कैंडल टेक्निक। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये एक नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो है एक बिहेवियर डिसऑर्डर है बच्चों के अंदर। नॉर्मली बॉल और ब्लाडर का कंट्रोल 2 और 3 साल पे कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है, 2 साल पे बॉल, फर्स्ट बॉल देन ब्लाडर, और 3 साल पे ब्लाडर। कुछ बच्चे जो है इसको देरी कर लेते हैं और 4 साल तक और 5 साल तक अपने यूरिन को नाइट टाइम के अंदर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो 5 साल के बाद में अगर बच्चा जो है अपने यूरिन को बेड के अंदर पास करता है, बेड को वेट करता है, इसको बेड वेटिंग कहते हैं, और बेड वेटिंग इंडिकेट करता है बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर है। बेड वेटिंग अगर किसी बच्चे में हो रहा है, इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। और बेड वेटिंग अगर हो रहा है तो इसको ट्रीट करने का तरीका, जो साइकोलॉजिकल तरीका है, वो है बेल एंड बैटरी टेक्निक। बेल मतलब घंटी और बैटरी, बेल और बैटरी टेक्निक यहाँ पे काम। बैटरी टेक्निक कैसी होती है, बेल एंड बैटरी टेक्निक या क्या होती है, उसको हम विद इमेज यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये इस तरीके से रहता है, बच्चे का जो डाइपर वाला एरिया होता है वहां पे जो है एक सेंसर लगा दिया जाता है, ये सेंसर है, फिर ये कोड है, और इसका जो अलार्म बटन है वो यहाँ पे शोल्डर वाले एरिया में लगा दिया जाता है। जब भी बच्चा यूरिन को पास करेगा, है ना, जैसे ही बच्चा यूरिन को पास करेगा इस पाजामा के अंदर, जैसे यूरिन पास करेगा, ये सेंसर डिटेक्ट करेगा कि वो पाजामा जो है गीला हो चुका है, उसी समय यहाँ पे अलार्म बज जाएगा। तो ये अलार्म मेथड है, बेल एंड बैटरी मेथड है, और इससे जो है बच्चा को सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, या पहले पता चलने लग जाता है कि अब उसे यूरिन लग रहा है, तो फिर वो
बेड वेटिंग नहीं करता है। ये सबसे गुड और बेस्टेस्ट मेथड माना जाता है नोक्चुरल एन्यूरेसिस के ट्रीटमेंट में। इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की और बात करें नोक्चुरल एन्यूरेसिस की, तो इसके ट्रीटमेंट में हम पेरेंट्स को रीएश्योर करते हैं, है ना, पेरेंट्स सेल्फ लिमिटेड रीएश्योरेंस जरूरी है। फ्लूइड इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो शाम को 6 बजे के बाद बच्चे को पानी ना पिलाए तो यूरिन नहीं लगेगा। कैफीन, शुगर, ये चीजें जो है शाम को 4 बजे के बाद ना दे, है ना, क्योंकि ये स्टिमुलेट का काम करते हैं, तो ये ना दे 4 बजे के बाद। और वॉइड करा के सुलाए बच्चे को, बेड टाइम वॉइड करा के सुलाए, सेल्फ लिमिट करे, 6 बजे के बाद पानी ना दे, 4 बजे के बाद जो है कैफीन वगैरह ना दे। ये तरीके हैं जिससे हम बेड वेटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सिंपलेस्ट इनिशियल थेरेपी हमेशा मोटिवेशनल थेरेपी रहती है, और कंडीशनिंग थेरेपी, अभी हमने अलार्म थेरेपी की बात की, बेल एंड बैटरी सिस्टम, ये इसका सक्सेस जो है 30 to 60% होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर सेकंड लाइन जो है वो है फार्माकोलॉजी, और ये क्यूरेटिव तरीका नहीं होता है। ओरल डेस्मोप्रेसिन वहां पे देते हैं बेड टाइम, जो कि सबसे इफेक्टिव माना जाता है 40% केसेज में। और रेजिस्टेंस अगर ट्रीटमेंट से डेवलप हो जाए, एक्टिव ओवर एक्टिव ब्लड हो जाए, तो ऑक्सीबुटाइनिन जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो काम में लेते हैं। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे काम में लिया जाता है इमिप्रामिन, जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो एन्यूरेसिस के अंदर जो है कौन सा दवाई काम में लेते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामिन। लेकिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो हमेशा कौन सी होती है, ओरल डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो डेस्मोप्रेसिन है। और बाकी काम में ली जाती है इमिप्रामिन। और ओवर एक्टिव ब्लड है तो ऑक्सीबुटाइनिन, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो ये सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है नोक्चुरनल एन्यूरेसिस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन और कुछ बेसिक कंपोनेंट है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड होता है। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें जो भगवान कृष्ण ऑलरेडी कह के गए हैं कि स्वार्थी ना बने, सारथी बने। अगर आप सारथी बनेंगे, लोगों का मदद करेंगे, तो डेफिनेटली आपका भला तो ऐसे ही हो जाता है। और इसके खुद जो है गवाह है, हमारे भगवान गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है। तो इसका ध्यान रखें। और एग्जाम से पहले ये जो मैक्सिमम चीजें आपको डिलीवर की जा रही है, आई होप और आई हैव बिलीव्ड ऑन माय गॉड कि ये आपको मैक्सिमम मदद करेंगे, और ये आप देखोगे कि क्या अभूतपूर्व चेंजेस हुए, इन ट्रिकी वीडियोस ने आपको कितनी मदद की है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।